शादी के 1 महीने के बाद ही हमारा घर हमसे छीन गया। तब उस वक्त मेरे पति के साहब ने हमें सहारा दिया। उसी वक्त मेरे पति के आंखों की रोशनी भी चली गई थी। ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। मैं अपने पति के प्यार से वंचित रहने लगी थी। तभी मालिक की नज़र मेरे खूबसूरत बदन पर पड़ गई। उस दिन के बाद से वह अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए मौके की तलाश में रहने लगे। एक दिन मैं बाथरूम से नहाकर आई थी, तभी साहब अचानक से मेरे कमरे में आ गए। उस वक्त मैं सिर्फ एक तौलिए में थी। फिर वह कहने लगे, अनामिका, अब तो तुम्हारा पति अंधा हो गया है, अब उससे तुम्हें वो खुशी नहीं मिल पाती होगी। इतना कहते कहते वह मेरे एकदम करीब आ गए। तब डर से मैं घबरा गई, जिससे मेरी हाथ से तौलिया छूट गया और नीचे गिर गया। अब मैं कपड़ों से बिल्कुल आज़ाद थी। यह देखकर साहब अपने आप पर काबू ना कर सके और फिर उसी हालत में वो मुझे लगातार 3 बार मेरी चीखें। मैं देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन मेरे पति के लिए मेरी खूबसूरती का कोई मोल नहीं था। मेरी खूबसूरती मेरे पति के सामने बेकार थी, क्योंकि मेरा पति अंधा था। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे पति की आंखों की रोशनी धीरे धीरे खराब होने लगी और शादी के 1 महीने के बाद ही उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई। अब वह कुछ भी देख नहीं सकते थे। शादी के बाद मेरा बदन और भी ज़्यादा चमकने लगा था। मैं पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी, मगर मेरी खूबसूरती का तारीफ़ करने वाला कोई नहीं था। अब मैं एक अंधे आदमी की सेवा कर रही थी। हमारे ससुराल में केवल मैं और मेरे पति रहते थे। एक बार हमारे घर पर एक आदमी आया था। इससे पहले मैंने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। मैं आदमी से पूछने लगी कि वह कौन है। फिर उसने मुझे बताया कि मैं अजीत का साहब अनिल हूँ। अनिल का नाम सुनते ही अंदर से अजीत की आवाज़ आई। उन्होंने मुझसे कहा कि साहब को दरवाजे पर खड़ा करके तुम क्या पूछ रही हो, पहले उन्हें अंदर ले जाओ। अंदर आते ही अजीत के साहब ने उसके कान में कुछ कहा। तब मैंने अजीत के चेहरे पर बहुत चिंता दिखाई देने लगी। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मैंने उसके साहब से पूछा कि क्या हुआ। तब उसके साहब ने कहा, भाभी जी, आपको जल्द ही यह घर छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि इस घर की एग्रीमेंट ख़त्म हो चुकी है, इसलिए जल्द ही इस घर को बैंक वाले अपने कब्ज़े में ले लेगा। साहब की बातें सुनकर मैं चौंक गई। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे एक के बाद एक संकट हमारा इंतज़ार कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले मेरे पति की आंखों की रोशनी चली गई। उसके बाद हमें अपना कल बहुत ही कष्ट से गुजरता हुआ नज़र आ रहा था। उस वक्त अजीत की आंखों से आंसू आने लगे थे। उसने कहा, अब मैं अपनी पत्नी को कहाँ ले जाऊं? अजीत की आंखों में आंसू देखकर उसके साहब ने उससे कहा, अजीत, तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो तुम अपनी पत्नी के साथ मेरे घर पर रह सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साहब से पहले तुम्हारा दोस्त हूँ। इसलिए मैं तुम्हें दोस्ती के खातिर ये कह रहा हूँ। और हाँ, तुम इसका एहसान बिल्कुल भी मत समझना। साथ ही साथ मैं तुमसे कोई भी पैसा नहीं लूँगा। अजीत तुरंत अपने साहब की बात से सहमत हो गए। फिर बोले, साहब, मैं आपके घर रहने को तैयार हूँ। उस दिन हम बहुत ही बेबस थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ये सब क्या हो रहा था। अपने पति के साथ किसी गैर मर्द के साथ रहना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मगर मजबूरी के आगे कर भी क्या सकते थे। फिर मैंने कुछ कपड़ों को अपने बैग में रखा और अजीत मुझे अपने साहब के घर लेकर चले गए। साहब का घर बहुत बड़ा था। उस घर को देखकर मेरी आंखें चमक रही थीं। उनके घर में भी कोई परिवार नहीं था। जैसे ही मैं उनकी किचन में खाना बनाने गई, तभी साहब ने मुझे रोक लिया और वह कहने लगे कि घर में नौकरानी काम करती है, इसलिए आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस यहाँ रहो और अपने पति का ख्याल रखो। साहब के कहने पर मैंने अपना सर हिला दिया। फिर उन्होंने अपनी नौकरानी से कहा कि हमें हमारा कमरा दिखा दे। नौकरानी ने मुझे सारा कमरा दिखा दिया और मैं अपने पति के साथ उस घर में रहने लगी। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन अजीत घर पर रहकर थक गए थे। उन्होंने कहा कि अब मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। तब अजीत को उसके साहब ने ऑफ़िस आने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर अजीत ऑफ़िस जाता तो उसे पूरे महीने का वेतन मिलता। फिर अजीत अगले ही दिन से अपने साहब के साथ ऑफ़िस जाने लगे। एक बार दोपहर को मैं अपने कमरे के बाथरूम में नहाने गई थी। नहाने के बाद मैं बाथरूम से सीधे अपने कमरे में आ गई थी।
उस वक्त मैं सिर्फ एक गाउन अपने चारों ओर लपेट रखी थी, क्योंकि मुझे अलमारी या बाथरूम में कहीं भी तौलिया नहीं मिला। उस वक्त घर में सिर्फ मैं और एक नौकरानी ही थी। नौकरानी का नाम रेखा था। तो मैंने बस अपने शरीर को गाउन से लपेट लिया और उससे पूछा कि उसने तौलिया कहाँ रखा है। फिर मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने साहब को देख मैं शर्मा गई। तभी शर्माते हुए मैं अपने कमरे में आ गई और उनसे दूर हो गई। लेकिन तभी साहब ने पीछे से आकर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। उनका इस तरह से कंधे पर हाथ रखना मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। मैं घबरा गई थी कि इस वक्त साहब मेरे पास क्या करने आए हैं। तभी उन्होंने कहा, क्या आप कुछ ढूंढ रही हैं? उस वक्त मैं थोड़ा घबराते हुए कहा, मुझे एक तौलिया चाहिए था, लेकिन मुझे इस कमरे में कोई तौलिया नहीं मिला। फिर साहब ने अलमारी से एक तौलिया निकाल कर मुझे दिया। वह बोले, रेखा ने तौलिया बहुत बारीकी से मोड़ कर रखा था, इसलिए आपको यह नहीं दिखा। तभी साहब ने मुझे तौलिया दिया और मेरी तरफ देखने लगे। नहाने के बाद मेरा बदन काफ़ी आकर्षक दिख रहा था, इसलिए साहब की नज़र मेरे ऊपर टिक गया। कुछ देर तक तो वह मुझे यूं ही देखते रहे, लेकिन फिर मैं अपनी नज़रें झुकाकर वह तौलिया लिया और बाथरूम में चली गई। मैं बाथरूम से पूरे कपड़े पहनकर बाहर आई। उस दिन साहब सुबह बहुत जल्दी ही ऑफिस चले गए थे, तो फिर वे अचानक घर कैसे आ गए? जब मैंने उनसे यह सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे अपनी एक ज़रूरी फ़ाइल चाहिए थी, इसलिए मैं वही लेने के लिए घर आया था। मैं जिस फ़ाइल की तलाश कर रहा हूँ वह मुझे अपने कमरे में नहीं मिल रही है, इसीलिए मैं उस फ़ाइल को ढूंढने के लिए इस कमरे में आ गया। उस फ़ाइल को लेकर कमरे से वापस जाते वक्त साहब ने मेरी खूबसूरती की तारीफ़ की। वह बोले, भाभी, आप बहुत खूबसूरत हो। साहब के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनकर मैं बहुत खुश हुई। बहुत दिनों बाद किसी मर्द ने मेरी खूबसूरती की तारीफ़ की थी। उस रात मैं अजीत को अपने हाथ से खाना खिला रही थी। तभी गलती से मेरा हाथ से खाना उसके शरीर पर पड़ गया, जिससे अजीत मुझ पर चिल्लाने लगा। अजीत के साहब भी हमारे सामने ही बैठे थे। अजीत ने जिस तरह से मुझसे बात की, उससे मेरी आंखों में आंसू आ गए। अजीत से मेरी आंखों में आंसू नहीं देखे गए। तब मैंने अजीत से बिना कुछ कहे उसके कपड़े साफ करने लगी। खाना खाने के बाद मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे हमारे कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और फिर कमरे से बाहर आ गई। काफ़ी देर के बाद मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई थी, क्योंकि मुझे अजीत की बात बहुत बुरी लगी थी। मैं बाहर हॉल में बैठी थी। फिर कुछ के देर बाद साहब खाने की प्लेट लेकर मेरे सामने आ गए। वे जानते थे कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। उसने मेरी आंखों से आंसू पोंछे और मुझसे कहा कि भाभी, कभी भी खाने को लेकर गुस्सा नहीं करना चाहिए। उस वक्त साहब मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने लगे। मैं खाने से मना कर रही थी। फिर साहब ने मेरी तरफ गुस्से से देखा। तब मैं उनकी इस गुस्से भरी नज़रों से डर गई। उन्होंने मुझे थोड़ी सी रोटी के टुकड़े खिलाए। फिर वह मुझे अपने हाथ से पानी दिया। मेरे चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर साहब ने कहा, भाभी, आपको मेरी नज़रों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बच्चों की तरह ना खाने की ज़िद कर रहे थे, इसीलिए मैंने आपको थोड़ी सी आंख दिखा दिया। उसके लिए माफ़ कर दो। अजीत को आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था जैसा उसने आपके साथ किया। उनकी बातों में मुझे प्यार का एहसास हो रहा था। उस वक्त मैंने उनके कंधे पर सिर रख दिया और खूब रोने लगी। अनजाने में मैंने अपना दुख उनके सामने रख दिया था। जब से अजीत की आंखों की रोशनी चली गई थी, तब से मेरे जीवन से मेरे पति की खुशियाँ गायब हो गई हैं। मुझे वह खुशी नहीं मिल पा रही थी जो मुझे अपने पति से चाहिए थी। मैं यूं ही हर दिन अपने अरमानों का गला घोंट कर जीती आ रही हूँ। उस रात मैंने साहब के सामने भावुक होकर यह सारी बातें कह दी थीं। मेरी बात सुनने के बाद साहब ने मुझसे कहा कि भाभी, मैं इस वक्त आपकी मन की पीड़ा को समझ सकता हूँ। अगर आपको कभी मेरी ज़रूरत महसूस हो तो आप मुझसे खुलकर बता सकती हो। लेकिन हाँ, आज के बाद आप मुझे साहब मत कहना, क्योंकि मैं अजीत का दोस्त हूँ। इस नाते मैं आपका भी दोस्त हुआ, इसलिए आप मुझे मेरे नाम से भी बुला सकती हो। अगर हम एक दूसरे से एक दोस्त बनकर बात करें तो निश्चित रूप से मैं आपका दर्द और करीब से जान सकता हूँ। मैं अवश्य ही तुम्हें उस दुख से बाहर निकालने में मदद करूँगा। मेरे पति के साहब अनिल की बात सुनकर
मेरे दिल को बहुत सुकून मिली। अनिल से बात करते समय अचानक मुझे अपने कमरे से अजीत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तभी मैं उसकी आवाज़ सुनकर अपने कमरे में दौड़ कर गई। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि अजीत गहरी नींद में सो रहा था। फिर मैं भी उसके पास जाकर लेट गई। रात को नींद में भी मेरी आंखों के सामने मेरे पति के साहब का ही चेहरा दिखने लगा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे साहब की याद क्यों आ रही थी। मैं काफ़ी देर तक उसी के बारे में सोचती रही। फिर न जाने वो रात का कौन सा पहर था जब मेरी आंख लग गई। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। कुछ दिन बाद मेरी बहन अमृता मुझसे मिलने आई। जहाँ साहब और मेरे बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही थीं, वहीं मेरी बहन भी आ गई थी। वैसे भी अब मैं जिस घर में रह रही थी वह मेरे पति के साहब का था, लेकिन मैं अमृता को इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती थी। अजीत ने मुझसे कहा था कि तुम अपनी बहन अमृता से कह दो कि यह घर हमारा है। उसके कहे मुताबिक मैंने अमृता से कहा कि यह घर हमारा अपना है। अमृता मेरी दौलत देखकर बहुत खुश हुई। उसने अगले ही दिन फ़ोन करके मेरे माता पिता को भी बुला लिया और उनके सामने मेरे पति की तारीफ़ करने लगी थी। जब से अमृता इस घर में आई थी तब से वह अनिल के पीछे ही नज़र आती थी। उस रात अनिल और अजीत ऑफिस से घर नहीं लौटे थे। तब अमृता मुझसे अनिल के बारे में पूछने लगी। वह कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि जीजू के दोस्त की अभी शादी हुई होगी। मैं आज रात अनिल को प्रपोज़ करने जा रही हूँ। वह ज़रूर हमारे जीजू जैसा ही अमीर होगा। अमृता की नज़र साहब के पैसों पर पड़ चुकी थी। उसे नहीं पता था कि जिस घर में हम लोग रह रहे हैं वह घर अनिल का ही है। मैं बार बार उसे अनिल से दूर रखने की कोशिश कर रही थी, पर उस रात खाना खाने के बाद मैं चुपके से अनिल के कमरे में देखने गई। तभी मैंने अमृता को अनिल के कमरे में देखा था। उस वक्त मैंने अमृता के हाथ में एक नया सूट देखा था। अनिल ने एक ही दिन में उसके लिए नए कपड़े खरीद लाए थे। मैं उन दोनों को एक साथ देखकर जल रही थी। फिर मैं अचानक अनिल के कमरे में चली गई। अंदर घुसते ही मैं अमृता पर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आई। अमृता अब कमरे से बाहर आ गई थी, लेकिन वह अनिल की दी हुई वह सूट लेकर बाहर चली आई। मैंने अनिल की ओर बहुत गुस्से से देखा और उसके कमरे से बाहर चली आई। एक दिन मेरे पति और उसके बॉस अनिल की छुट्टी थी, तो उस दिन दोनों घर पर ही थे। तब मैंने सोच लिया था कि आज अनिल पूरे समय घर पर ही रहेंगे। तो मुझे यह पता था कि अमृता पूरा दिन उसका पीछा करेगी, इसलिए मैंने उसे अपने में शामिल करने की कोशिश की। उस दिन मैंने उसे बहाना किया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दोपहर तक मैंने उसे अपने कमरे में बैठाए रखा। एक शाम अजीत ने मुझे बताया कि उसने एक प्रसिद्ध आँख का डॉक्टर से मिलने का समय लिया है। वह स्पेशलिस्ट डॉक्टर दूसरे शहर के अस्पताल में बैठता था, इसलिए इलाज के लिए अजीत को कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। मैंने सोचा कि मुझे उनके साथ जाना चाहिए, लेकिन अजीत ने कहा, अनामिका, मुझे तुम्हारी आवाज़ से पता चल रहा है कि तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है। साहब को ऑफिस का काम भी रहेगा। अब जब अमृता घर आ गई है तो मैं उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाता हूँ। अमृता मेरे पति अजीत के साथ अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गई। मेरे माता पिता आज तक हमारे घर की किसी भी लड़की को काफ़ी समय तक रिश्तेदारों के पास नहीं छोड़ते थे। अमृता मुझसे भी बढ़कर थी। वह कहीं पर भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती थी, इसीलिए मुझे पता था कि वह एक दिन भी नहीं टिकेगी, और यह बात अमृता को भी पता थी। तब अमृता बोली, मैं जीजू के साथ अस्पताल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वहाँ से मैं फिर यहाँ ना कर अपने घर चली जाऊँगी। मैं भी यही चाहती थी कि अमृता जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए, क्योंकि एक चाहत थी जो उसके आने के बाद से वह अनिल को अपने आगे पीछे घुमा रही थी। अब अमृता के जाने से मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे पति अजीत और अमृता एक ही दिन शहर के लिए निकल गए थे। अजीत और अमृता अनिल के ही गाड़ी से दूसरे शहर के लिए निकले थे। उनके साथ एक ड्राइवर भी था। अब तो दिन रात मैं और अनिल घर पर अकेले ही रहते थे। मेरे लिए यही मौका था कि मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकती थी। मैं अनिल के प्यार पाने के लिए तड़प रही थी। मैं हमेशा से यही मौका ढूंढ रही थी कि कब उसके साथ मुझे जी भर के वक्त गुजारने को मिलेगा। उस दिन जब रात हुई तो मैं अनिल से बिना बात किए मैं अपने कमरे में चली गई। शायद उसे समझ आ गया था
कि मैं उससे नाराज़ हूँ। उसी रात को अनिल हाथ में एक डिब्बा लेकर मेरे कमरे में आया। फिर आते ही उसने मुझे वह डिब्बा दिया। उस डिब्बा में एक सूट था। वह वही वाला सूट था जो उस दिन अनिल ने इसे मेरी छोटी बहन को दिया था। मैं फिर गुस्से में अनिल से कहा, अनिल जी, आप कुछ दिन पहले यह सूट मेरी छोटी बहन को दिए थे। अब आप वही सूट मुझे क्यों दे रहे हैं? मेरी इस बात पर अनिल ने कहा, अनामिका, यह सूट मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। जब उस दिन मैं इस सूट को अपनी अलमारी में रख ही रहा था कि तभी अमृता मेरे कमरे में आ गई। वह यह सोचकर वहीं बैठ गई कि मैं यह सूट उसके लिए लाया हूँ। मैंने अमृता से ठीक से कुछ शब्द भी नहीं बोले, लेकिन अमृता मेरे पीछे ही पड़ गई। तभी अनिल मेरे पास आए और अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। वह बड़े आत्मविश्वास से मुझसे बात करने लगे। उन्होंने कहा, अनामिका, मुझ पर विश्वास करो। मैं यह सूट सिर्फ तुम्हारे लिए लाया था। मैंने आज तक किसी लड़की के लिए कुछ नहीं खरीदा, लेकिन मैं यह सूट तुम्हारे लिए खरीदा था। उस वक्त मुझे अनिल की बातों में सच्चाई झलक रही थी, तो फिर मैंने उसका उपहार स्वीकार कर लिया। वह मुझसे ड्रेस पहनने को कहने लगा जो अनिल ने मुझे दी थी। मैंने उसकी ज़िद के आगे झुक गई। फिर मैं उसके सामने वह ड्रेस पहन कर आ गई। यह ड्रेस ऊंचाई में बहुत छोटी थी। ऐसा ड्रेस बहुत पहले पहना था और फिर उतने दिनों के बाद आज पहना था। अभी जो ड्रेस मैंने पहनी थी वह मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उस ड्रेस में किसी हीरोइन जैसी लग रही थी। उस ड्रेस में अनिल मुझे देखता ही रह गया। फिर वह मेरे पास आया और अपने हाथ से मेरे हाथ पकड़कर सहलाने लगा। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक ऐसी पवित्र सुंदरता कहीं नहीं देखी है। तभी मैंने कहा कि ऐसी पवित्र सुंदरता का क्या फ़ायदा अगर इसे देखने और सराहनीय करने वाला कोई ना हो। मेरी बात पर अनिल ने कहा, अनामिका, मैं हूँ न तुम्हारा दुख दूर करने के लिए। मैं तुम्हें वो खुशी दे सकता हूँ जो तुम्हें काफ़ी दिनों से नहीं मिला है, लेकिन तब जब तुम्हारी मंजूरी होगी। मैं भी यही चाहती थी कि मुझे अनिल से वो खुशी मिले, इसलिए मैंने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद फिर अनिल मुझे अपने बाहों में भर लिया और एक लंबा चुंबन मेरे होठों पर करने लगा। उसकी इस हरकत से मैं भी मदहोश होती चली गई। और फिर उस रात के बाद मैं अगली सुबह जब उठी तो मैं अनिल के कमरे में उसके बिस्तर पर बिना कपड़ों के पड़ी थी। जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैंने अपनी आंखों के सामने अनिल को मुस्कुराते देखा। वह वहीं बैठा मेरे सिर पर हाथ फिरा रहा था। मुझे मालूम हो गया था कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैंने अपने ऊपर एक नज़र डाली तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं फ़ौरन से उठकर अपने कपड़े पहनने लगी। तभी उन्होंने कहा, अनामिका, रात को अचानक तुम्हें क्या हो गया था? मैं बहुत डर गया था। अनिल की मेरे प्रति चिंता देखकर मैंने उसे गले लगा लिया। उस दोपहर को मुझे मेरी माता पिता का फ़ोन आया। तब मेरे माता पिता ने मुझसे जो कहा उसे सुनकर मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा था। जैसे ही मैंने अपनी माँ का फ़ोन रखा तो मैं रोने लगी। उस वक्त अनिल भी मेरे पास में ही थे। उसने मुझसे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तब मैंने उनसे कहा कि हम समझ रहे थे कि मेरी छोटी बहन अमृता अपने जीजू के साथ अस्पताल गई है, लेकिन दरअसल वह वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है और उसने खुद माता पिता को घर पर फ़ोन करके यह बात बताई है। मुझे लगा कि मेरी बहन मुझसे मिलने आई थी, लेकिन वह अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए यहाँ आई थी। उस वक्त अनिल ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। उसने कहा, अनामिका, तुम उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। उसने अपने बारे में सोचा और अपने प्रेमी के साथ भाग गई। आपकी ज़िंदगी का दर्द उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। आपके पति आपके साथ होते हुए भी आपको अपने पति का सुख नहीं मिल पा रहा है। क्या यह दुख उस दुख से कम है? अनिल मुझे अजीत से बेहतर समझते थे। उम्र में भी वह मेरे पति से थोड़ा बड़े थे, लेकिन बहुत ही रोमांटिक किस्म के आदमी थे, क्योंकि कल रात मुझे उनके रोमांस करने का अनुभव हो गया था। हम दोनों जानते थे कि हम एक दूसरे से क्या चाहते हैं। उस दोपहर मैंने फिर वही छोटी ड्रेस पहनी। मैं तैयार होकर अनिल के कमरे में गई। अनिल मेरे पास आकर बिल्कुल भूल गया कि आज फिर उनके साथ भरपूर मज़ा लेना है। आज फिर से हमारे बीच की सारी बंदिशें हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली थीं। उस समय अनिल मुझसे बहुत प्यार करने लगे थे। धीरे धीरे मैं भी उनके आगोश में समा गई।
अनिल और मैं एक दूसरे से मज़े ले रहे थे। तभी अचानक हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं सामने देखा तो अजीत मेरे सामने था, लेकिन मुझे उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। अजीत को देखकर अनिल थोड़ा चौंक गया। मैंने उसे आगाह किया कि तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पति अजीत अंधा है। तभी अजीत मुझे बताने लगा कि अमृता किसी के साथ भाग गई है। फिर ड्राइवर ने मुझे बताया कि अमृता के भागने के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने भी अजीत को दिखाया कि अमृता को भाग जाने से मुझे बहुत दुख हुआ है और मैं उसके पास चली गई। कुछ देर बाद मैं अजीत और अनिल के लिए जूस बनाकर ले आई। उस वक्त मेरे पति और उनके साहब एक ही कमरे में थे। जब मैं उस कमरे में जूस लेकर जा रही थी तो अचानक मैंने उन दोनों को कुछ बातें करते हुए सुना। मैं उनकी बात सुनकर अचानक उस कमरे में दाखिल हुई। अंदर आते ही मैंने अजीत से कहा, मैंने तुम दोनों को बातें करते हुए सुन लिया है। अजीत उस पर हंसते हुए कहने लगा, अच्छा तो फिर तुम सब कुछ जान चुकी हो, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। जब अजीत बात कर रहा था तो अनिल मेरी तरफ चला आया। अजीत और अनिल मिलकर मेरे साथ जो भी करने वाला था, ये तो मुझे पहले ही समझ आ गया था क्योंकि अनिल मुझसे प्यार करने लगा था। उसने मुझे अजीत के बारे में सारी सच्चाई बता दिया था। मेरे पति अजीत अंधा नहीं था, वह जानबूझकर मेरे प्रति अंधा होने का नाटक करता रहता था। दरअसल अजीत लड़कियों को बेचने का काम करता था और अब उसने मेरी बहन का सौदा किया था। वह एक सौदा और कर चुका था। आज वह मुझे भी बेचने वाला था, लेकिन समय के साथ मुझे अनिल ने मेरी पति की सच्चाई के बारे में बता दिया था। अजीत के साथ अनिल भी मिला हुआ था, लेकिन बीच में उसे मुझसे सच्चा प्यार हो गया। यह एक गलती है जो उसने की थी। उसने मुझे पूरी सच्चाई बताई, इसलिए मैंने पहले ही वहाँ पर पुलिस को बुला लिया था। उसी दिन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मेरी बहन को वहाँ से सुरक्षित बचा लिया जहाँ अजीत ने उसे बेचा था। उसके जैसी कई लड़कियों को पुलिस ने बचाया। जिस दिन उसने मेरी बहन के साथ सौदा किया था, उस दिन अमृता ने बड़ी चतुराई से इसका एक वीडियो बना लिया था और मुझे पहले ही भेज दिया था, जिसमें अजीत और अनिल का राज छुपा हुआ था। अनिल केवल मेरे साथ एक रात बिताना चाहता था, इसलिए उसने प्यार का झूठा ढोंग रचाया। लेकिन मेरे पति से मुझे ऐसा उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था, मगर उसने भी मुझे धोखा दिया। वह इस कदर घटिया आदमी निकाला जो खुद अपनी ही पत्नी का सौदा कर डाला। इसलिए आज उन दोनों को किए सज़ा उसे मिल रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।